जो यंग बच्चे होते हैं डॉक्टर साहब, हु आर 7 to 8 to 10 ईयर्स ओल्ड, जिनमें मिर्गी के दौरे या फिर एपिलेप्सी हो रही है, उनके पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, उन बच्चों को क्या करना चाहिए, कैसे इससे थोड़ा निजात पा सकते हैं? कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 2 मिनट का पेशेंस रखना है। क्या दवा से पूरी तरीके से ये ठीक भी हो सकता है, मतलब कंट्रोल में आ सकता है? 85% दौरे दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। इन जनरल वी से एपिलेप्सी इज क्योरेबल, बट देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस। आजकल हम रील्स देखते हैं। आप सोचिए, रील्स ये 10 सेकंड की क्यों बन रही है? आज से 2 साल 5 साल पहले जो कंटेंट 15 सेकंड का या 30 सेकंड का था, वो 10 सेकंड का आ गया, 5 सेकंड का आ 5 गया। सेकंड का आ गया। क्योंकि हमारा अटेंशन नहीं है। मैं तो कहता हूँ एल्डरली लोगों को ताश खेलना चाहिए। ताश से सस्ता तो कोई गेम नहीं है। 20-40 रुपए के कार्ड आ जाते हैं और 10 लोग बैठ के खेल सकते हैं। और जब हम खेलते हैं तो हमारे सारे गेम्स ऐसे हैं कि आपको सोचना पड़ेगा कि सामने वाले के कार्ड क्या होंगे। मेरा एक पेशेंट था, उसको सड़क पे जा रहा था, उसको मिर्गी का दौरा पड़ा, उसका हाथ ऐसे मुड़ गया। तो उसका जो फ्रेंड था उसने देखा, नहीं ये तो हाथ मुड़ गया, उसने खींच के उसको सीधा कर दिया, उसका शोल्डर तोड़ दिया। दिस इज लैक ऑफ अवेयरनेस। ब्रेन में कौन कौन सी तरह के डिफेक्ट हो सकते हैं? हमारे ब्रेन को 4 बड़ी खून की नलियां होती हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं। अगर उनमें से एक का भी ब्लड सप्लाई सिग्निफिकेंटली कम हो जाए तो जिस एरिया को सप्लाई कर रही है उसके फंक्शन लॉस हो जाएंगे। वेलकम टू द जर्नी विद इन पॉडकास्ट विद मी शोभा राणा। मैं एक इमोशनल इंटेलिजेंस और माइंडसेट कोच हूँ और इस पॉडकास्ट की होस्ट और क्रिएटर भी हूँ। द जर्नी विद इन पॉडकास्ट का एम है कि आपको अपने आप से कनेक्ट करा सकें। द आइडिया इज टू हेल्प यू टेक द जर्नी विद इन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वॉट यू थिंक ऑफ योर सेल्फ। आप अपनी लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं और क्यों सोचते हैं। आप अपने थॉट्स को, विचारों को, फीलिंग्स को, इमोशंस को, आपकी लाइफ में जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो घट रहा है, उनको कैसे प्रोसेस करते हैं। ये समझना बेहद ज़रूरी है ताकि आप खुद को बेहतर तरीके से जान पाएँ और वहाँ से आपको लाइफ में जो ज़रूरी बदलाव करने हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करना है, वो कर पाएँ। आप अपनी बेस्ट लाइफ क्रिएट कर पाएँ। आज के इस एपिसोड में हमने समझने की कोशिश की है कि ब्रेन काम कैसे करता है, ब्रेन के कौन से कॉमन डिफेक्ट्स हो सकते हैं, कौन सी कॉमन बीमारियां हो सकती हैं, इन बीमारियों के सिम्टम्स क्या होते हैं, एपिलेप्सी या मिर्गी के दौरे क्या होते हैं और क्यों पड़ते हैं, स्ट्रोक या लकवा किन लोगों को होता है, कैसे होता है। हमने साथ ही साथ मसल्स में जो डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, क्यों होते हैं और हम इनको बेहतर समझ के अपने लाइफ में क्या इंप्रूव कर सकते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो मॉडिफाई किए जा सकते हैं और कौन से फैक्टर्स हैं जो मॉडिफाई नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन उनके साथ साथ अपनी ब्रेन हेल्थ को इंप्रूव किया जा सकता है। तो ये एपिसोड एंड तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज इट इज़ फिल्ड विद पावरफुल इंसाइट्स दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड योर ब्रेन हेल्थ बेटर एंड इंप्रूव योर लाइफ। आज के मेरे गेस्ट हैं डॉक्टर विनय गोयल, जो कि चेयरमैन न्यूरोलॉजी हैं मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव में, एंड ही इज़ ऑल्सो एन एक्स प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी फ्रॉम एम्स दिल्ली। इनका 40 साल का रिच एक्सपीरियंस है न्यूरोलॉजी और ब्रेन हेल्थ को समझने के स्पेस में, और आज हम इनसे जानेंगे कि हम अपने ब्रेन को बेहतर समझकर अपनी लाइफ में कैसे इम्प्रूवमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। हम इस पॉडकास्ट में डॉक्टर्स या और भी डिफरेंट इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं ताकि आप अपने आप को बेहतर समझ पाएँ, आपकी एक डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ क्रिएट हो पाए, आपकी द जर्नी विद इन हो पाए और वहाँ से एक बहुत इफेक्टिव लर्निंग और ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में क्रिएट हो। तो हमारे सारे एपिसोड्स को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कुछ भी इम्पॉर्टेंट जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। तो प्लीज़ वेलकम डॉक्टर विनय गोयल ऑन द जर्नी विद इन पॉडकास्ट। हेलो। सच अ प्लेजर टू मीट यू सर। यू नो, ब्रेन इज सच अ फैसिनेटिंग ऑर्गन। मतलब हमारी बॉडी मास की बात करूं, वेट की बात करूं तो 2% होता है ब्रेन का वजन, और 20% हमारी बॉडी की एनर्जी जो है इस ब्रेन के फंक्शनैलिटी में ही चली जाती है। इट्स सच अ फैसिनेटिंग ऑर्गन। सो लेट्स स्टार्ट एट द बिगिनिंग कि ब्रेन काम कैसे करता है। जैसे कि आपने बताया, वो 20% ऑफ एनर्जी है, बिकॉज इट कंज्यूम प्योर ग्लूकोज। उसको सब कुछ अच्छा अच्छा ही चाहिए। एंड दैट्स बिकॉज इट फंक्शन वेरी फास्ट। इट कंटेन बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स एंड देर आर डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन विच फंक्शन डिफरेंटली। मेमोरी है तो मेमोरी का ब्रेन फंक्शन है कि मेमोराइज करना है। हमने जो देखा है, आंख का काम है जो पिक्चर उसको ब्रेन तक पहुंचाना। ब्रेन इंटरप्रेट करता है। अब हम लेंस में देखें तो चीज़ उल्टी होती है, लेकिन ब्रेन तो उल्टा नहीं देख रहा। वो उसको प्रोसेस करके आपको सीधा दिखा रहा है। ऐसे कितना साइज है, कितना बड़ा है या छोटा है, वो सब आपको ब्रेन का फंक्शन है। दूसरी, अब हम सुन रहे हैं, एक स्मेल से हम पहचान लेते हैं कि ये कौन कौन सा फ्रूट है।
ये ब्रेन के एक्सपीरियंस से सीखता है। पिछली बार जब उसने ये स्मेल देखी थी उसको पता था ये बनाना था। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू हैव द सेम स्मेल उसको पता चल जाए बनाना की स्मेल है। हो सकता है कि आर्टिफिशियल भी हो। तो जिस तरह से ब्रेन काम करता है। तो ब्रेन की कॉग्निटिव एबिलिटी है, इंटरप्रेट करने की पावर है, यस, और डिफरेंट लोगों का ब्रेन डिफरेंट तरीके से चीज़ें इंटरप्रेट करता है। करेक्ट। तो एक इवेंट और एक सिचुएशन में जो मुझे फ़ील हो सकता है, जो मेरा इंटरप्रिटेशन हो सकता है, मेरा प्रोसेसिंग हो सकता है, किसी और इंसान का कंप्लीटली डिफरेंट भी हो सकता है। बिल्कुल, ये डिपेंड करता है आपके पास एक्सपीरियंसेस पे कि मैंने अगर उसको छुआ ये कप गर्म था, लेकिन आपको ये गर्म नहीं लग रहा। आप ज़्यादा गर्म चाय पीते होंगे, मैं थोड़ा ठंडा पीता हूँ, तो हर आदमी का परसेप्शन अलग है, हर आदमी का पास एक्सपीरियंसेस अलग है, तो उस पे ब्रेन फंक्शन करता है। तो वो पुराने एक्सपीरियंस को अपने एक प्रोग्राम में ढाल देता है। और अब जो आप फ़ील करते हैं या महसूस करते हैं या जो इंटरप्रेट करते हैं, वो पुराने एक्सपीरियंसेस से होता है। छोटे बच्चे को नहीं पता चलेगा क्योंकि उसका एक्सपोज़र भी नहीं उस गर्म चीज़ से नहीं हुआ है, तो वो उसको पता नहीं चलेगा। दिस इज़ हाउ द ब्रेन तो फंक्शन। जैसे हमने देखा कि छोटे बच्चे अगर कोई गर्म पानी का बहुत बोल रखा हुआ है, तो उसमें भी सीधा हाथ डाल देते हैं क्योंकि यस, उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे नहीं उसको हैं। पता नहीं है कि ये हार्मफुल हो सकता है। पर एक बार गलती से थोड़ा गर्म छू जाएगा तो वो ठंडा भी हो तो उसको ध्यान से देखेगा। अगली बार ध्यान से देख के हाँ, करेगा। तो यानी कि ब्रेन जो है वो छोटे बड़े एक्सपीरियंसेस के साथ, पास्ट के साथ, प्रेज़ेंट के साथ लर्न कर रहा है। यस, ब्रेन हैज़ अ ह्यूज लर्निंग कैपेसिटी, यस, और इस लर्निंग कैपेसिटी से हमारे बिहेवियर, हैबिट्स फ़ॉर्म हो रहे हैं। सब कुछ। राइट। सो कैन आवर ब्रेन फंक्शनैलिटी और ब्रेन जो चीज़ें इंटरप्रेट कर रहा है, हम उस प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हैं? कुछ तक कर भी सकते हैं कि ये हमारे जो नए एक्सपीरियंसेस होंगे उससे पुराने पुराने एक्सपीरियंस चेंज हो जाएँगे। बेस्ट बेस्ट एग्ज़ाम्पल इज़ लर्निंग। पहले मैं साइकिल चलाता था। अब साइकिल में अगर जो मोटर लगा दी फिर भी मैं उसको चला सकता हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि ये मुझे पेडल मारने की ज़रूरत नहीं है, ये मोटर कर रही है। फिर अब ऑटोमेटिक व्हीकल्स आ गए हैं, तो पहले मैं स्टीयरिंग गाड़ी से चलाता था। अब मैं उसी को प्रोग्राम कर दूँगा तो वो मुझे पता है मुझे स्टीयरिंग पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। कार विल टेक केयर ऑफ द पाथ एंड डिसीजन एंड स्पीड एंड एवरीथिंग। So basically, what you're saying is that our new experiences have the ability to change our feeling of our past experiences. यस, ये आप कह रहे हो, राइट? यस, सो अगर मैं कुछ नए एक्सपीरियंसेस ऐसा इकट्ठा करता जाऊं जो मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस की, अगर जो एक बुरा इंटरप्रिटेशन है, एक नेगेटिव इंटरप्रिटेशन है मेरी लाइफ में, उसको चेंज करने के लिए आई कैन डू दैट। बिल्कुल। वो जो कहते हैं ना पॉजिटिव थिंकिंग, हाँ। वो यही तो है कि आप पिछली बार आपका आप किसी मॉल में शॉपिंग करने गए, आपका एक्सपीरियंस बड़ा बुरा था, तो यू डोंट वांट टू गो टू दैट प्लेस अगेन। पर अब ज़बरदस्ती कोई आपको दूसरा आदमी ले गया, इस बार बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। आपकी कंपनी अलग थी, हो सकता है माहौल अलग रहो, उस दिन आपका मूड अच्छा हो। उसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल है आप बहुत बुरे मूड में पिक्चर देखने जाइए, आपको बुरी लगी। आप खुश-खुश जाइए तो बुरी पिक्चर बोल रही नहीं, पिक्चर तो ठीक ही थी। तो हाउ यू परसीव दैट एट पॉइंट ऑफ टाइम। आप खाना भी खाएँगे, अगर आपका मन बहुत अच्छा है तो आपको ये अच्छा लगता है खाना। और अगर जो आपका मन बहुत उदास है, तो कोई भी अच्छा भी खाना बोले ठीक था, मतलब मज़ा नहीं आया, या खा लिया, तो खाना तो वही था। आपको बहुत अच्छा लगा, मुझे नहीं लगा, ऐसा क्यों? क्यों उस स्टेट ऑफ माइंड मेरा क्या था उस टाइम? ये भी डिपेंड करता है। कई लोग कहते हैं कि हमारी मेमोरी एज के साथ वीक हो गई है। जी, कुछ हमारी एबिलिटीज़ एज के साथ कमज़ोर हो जाती है। कुछ हम किस तरह के एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, अगर हम हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट में हैं, तो भी लोगों की मेमोरी लूज़ हो जाती है, या कैपेसिटी टू लर्न और रिमेंबर कम हो जाता है। तो क्या रियली हमारे हाथ में है कि हम अपने देखिए ब्रेन मैं फंक्शंस को कंट्रोल कर सकें? हाँ, कुछ हद तक है। देखिए जैसे एक बच्चा होता है, हमको पता है उसकी मेमोरी धीरे-धीरे इम्प्रूव करेगी। उसको आप नई-नई चीज़ सिखा सकते हैं। एक 5 साल के बच्चे को आप जो सिखाएँगे उसकी जो मेमोरी होगी, वो 40 साल वाले की शायद नहीं होगी। तो एक ग्रोइंग एज में आपकी मेमोरी बहुत फ़ास्ट इम्प्रूव करती है। जो हमारा पुराना जो एजुकेशन सिस्टम था, जो गुरुकुल वाला, उसमें क्या करते थे? रटाते थे। एक श्लोक, ऐसे-ऐसे श्लोक जो शायद मैं प्रोनाउंस भी नहीं कर पाऊँगा, वो इतने-इतने से बच्चे डेली बोल-बोल के, बोल-बोल के, बोल-बोल के उनको कंठस्थ हो जाते हैं, स्मृति में आ जाता है स्मृति आपके। में आते हैं। एंड आप एक वर्ड बोलेंगे वो पूरा श्लोक बोल देगा। ऐसा लगता है कहाँ से आ गया ये? मैं नहीं बोल पाऊँ, मैं पढ़ के शायद नहीं बोल पाऊँगा। तो ये है मेमोरी। और अर्ली स्टेज में मेमोरी बड़ी मॉडिफाइबल होती है। ये वो हार्ड ड्राइव है जिसकी कैपेसिटी अभी डिसाइडेड नहीं है। आप उसमें कितना भी भर सकते हैं। एक एज के बाद वो धीरे-धीरे श्रिंक हो जाएगी। अब वो फिर पता चले 512 जीबी की हार्ड ड्राइव रह गई है और पता चले फिर 256 ही रह गई है। तो जो हम कहते हैं डिमेंशिया यानी कि मेमोरी लॉस, वो एज के साथ सबके साथ होता है। किसी के साथ जल्दी होता है, किसी के साथ लेट होता है।
आपने देखा कुछ लोग 80 साल के होते हैं लेकिन मेमोरी लाइक एन एलिफेंट, दे हैव ए वंडरफुल मेमोरी। कुछ लोग 60 साल में भी चीज़ें भूलने लगते हैं। तो हर इंडिविजुअल डिफरेंट है। पर ये हम जानते हैं कि आप अपनी मेमोरी को एक्स्ट्रा एफर्ट करके बचा सकते हैं। उसका ये तरीका है, बहुत एक्टिव रहें, मेंटली एक्टिव रहें, वो सारी एक्सरसाइज करें जो मेंटल ब्रेन के लिए अच्छी हैं। आप सुडोकू खेलिए। मैं तो कहता हूँ एल्डरली लोगों को ताश खेलना चाहिए। ताश से सस्ता तो कोई गेम नहीं है। 20-40 रुपए के कार्ड आ जाते हैं और 10 लोग बैठ के खेल सकते हैं। और जब हम खेलते हैं तो हमारे सारे गेम्स ऐसे हैं कि आपको सोचना पड़ेगा कि सामने वाले के कार्ड क्या होंगे। जब मैं पत्ता फेंक रहा हूँ सोचना पड़ेगा ये कार्ड उसके काम का है तो नहीं है। ब्रेन भी क्या बाकी ऑर्गन्स की जगह, जैसे हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं हम्म, तो हम बार बार अगर अपने लेट्स से मसल्स को ट्रेन करें तो वो एक सर्टेन तरीके से डेवलप होना शुरू हो जाती है, विजिबली दिखने भी लग जाता है कि मसल ऐसे डेवलप हो रही है, उनकी कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। पहले अगर आप 10 किलो वेट उठा सकते थे, नाउ यू कैन पिक अप 50 kgs ऑल्सो विदाउट अ लॉट ऑफ एफर्ट और विद द सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट जो आपको 10 उठाने में लगता था। तो क्या ब्रेन की भी लिफ्टिंग पावर, मेमोरी पावर ऐसे एनहांस हो सकती है हाँ। विद ऑल उसका दीज बेस्ट एग्जाम्पल एक्सरसाइजेस? है मैथमेटिक्स। जब मैं 4th क्लास में था मेरे को 32 का टेबल याद था। आज कौन से 4th क्लास के बच्चे को 32 का टेबल याद है? उसको 20 का टेबल याद नहीं है, 18 का याद नहीं है। एक तो रिक्वायरमेंट चेंज होगी। माय किड्स यूज्ड टू टेल मी कि पापा टेबल याद करने की क्या जरूरत है, व्हेन वी हैव ए कैलकुलेटर। सब चीज कंप्यूटर तो हमारे जमाने में नहीं था तो हमने याद कर लिया। तो कैपेसिटी तो है इसका मतलब। तो आप बच्चे को कितना एक्सपोजर देते हैं, कितना उसको एजुकेट करते हैं। आपने देखा है कि कुछ बच्चे जो बड़े जीनियस होते हैं उनको बहुत सारी चीजें पता होती हैं। दे आर नॉट बॉर्न विद दैट। द पेरेंट्स डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स टू एजुकेट दैम। बचपन में जो हमारी हार्ड ड्राइव की जो है कैपेसिटी नहीं है, आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं उसको। उसको कितना एक्सपोजर दिया है आपने, कितना पढ़ाया है, कितना समझाया है, उस बच्चे का कितना इंटरेस्ट है। अगर मेरे क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो मैं दुनिया के सारे क्रिकेटर्स के नाम याद रखूंगा। वो मुझे बैडमिंटन वालों को पता नहीं होगा क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है उसमें। तो ये पेरेंट्स का काम है कि वो क्या बच्चे में इंटरेस्ट क्रिएट कराते हैं। आपने देखा होगा जो बच्चे एक्सेल करते हैं लाइफ में, पेरेंट्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। हमको लगता है कि शायद ये बच्चा जीनियस होगा, जीनियस तो है ही। और जीनियस बहुत बच्चे होते हैं, लेकिन उसमें कौन सा बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकलता है उसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो शायद दिखाई नहीं देता है कि उन्होंने उस बच्चे को कितना बड़ा एक्सपोजर दिया है। उसको पढ़ने के लिए मटेरियल कहाँ से आता है, वो क्या पढ़ता है, कितना सेंसिबल पढ़ता है। अभी मटेरियल तो इतना ज़्यादा है कि आप सोच नहीं सकते। कोई भी दुनिया का आदमी पढ़ ही नहीं सकता, इतना मटेरियल है। तो कितना, अब एग्जाम्पल है गूगल। मैं बताऊँ गूगल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? दिस टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर मुझे आप बोले कि सारी दुनिया के कैपिटल के नाम 1 सेकंड में गूगल में आ जाते हैं, लेकिन उसकी एक और ये प्रॉब्लम हो सकता है गलत भी हो उसमें आंसर। तो सही इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स ला के देते हैं जो बच्चों को हेल्प करते हैं कि आप। और ये वो बच्चे होते हैं जिनको बचपन में पढ़ने की आदत पड़ जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉन्सेप्ट होता है सेलेक्टिव अटेंशन का, जिसमें आपका ब्रेन प्रोसेस करता है कि क्या मेरे लिए रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, आउट ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन किसका मेरी लाइफ में एप्लीकेशन है, क्या मैं एब्जॉर्ब करूं। दैट इज यू सेलेक्ट इन्फॉर्मेशन दैट यू वांट योर ब्रेन टू लर्न एंड यू वांट टू कंज्यूम, है ना। अब इस डिस्ट्रैक्शंस की जो हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, हाउ डज़ वन नेविगेट थ्रू डिस्ट्रैक्शंस एंड स्टिल कीप सेलेक्टिव अटेंशन? क्योंकि क्या होता है कि अगर हम आज की बात करें तो वी कांट इग्नोर द सोशल मीडिया, द ऑनलाइन यस। प्लेटफॉर्म्स, ये सब बड़े नेसेसरी इवल्स हैं, तो हम इनके साथ एंगेज करें, लेकिन जो हमारा सेलेक्टिव अटेंशन है वो नहीं आ पा रहा है बिकॉज वी आर ऑल्सो एंगेजिंग इन टू डिस्ट्रैक्शन एट द सेम टाइम। सो हाउ डज़ वन रिटेन दैट? देखिए जैसे आजकल हम रील्स देखते हैं। आप सोचिए रील्स ये 10 सेकंड की क्यों बन रही है। आज से 2 साल 5 साल पहले जो कंटेंट 15 सेकंड का है, 30 सेकंड का था, वो 10 सेकंड का आ गया है, 5 सेकंड का आ 5 गया है। सेकंड का आ गया। क्योंकि हमारा अटेंशन नहीं है। एक जमाने में 3.5 घंटे की मूवी होती थी, फिर 3 घंटे की हुई। अब देखिए कोई भी 1.5 घंटे से मूवी ज़्यादा बनाता ही नहीं है। उनको पता है किसी का अटेंशन ही नहीं होगा। और रील्स में क्या है कि आप 15-10 सेकंड में कंटेंट चेंज कर रहे हो। आपको इन्फॉर्मेशन एवरी 10 सेकंड चेंज हो रही है। ये हर 10 सेकंड में नई तरह की रील देखने से हमारा ब्रेन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? इम्पैक्ट तो सबसे बड़ा ये है कि आपका अटेंशन ही नहीं है। आपको आदत पड़ जाती है उसकी। अब मैं आपको जो 2 मिनट की कोई वीडियो दिखाऊंगा, आपका ये बड़ा बोरिंग है। 2 मिनट हो गए, खत्म ही नहीं हो रही है। क्योंकि कई बार जैसे एडवर्टाइजिंग में मैं बोलता हूँ, हमारे यहाँ बीइंग ए डॉक्टर जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मुझे आके अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल करते हैं, तो मैं उनको एक बात सिखाता हूँ हमेशा कि अगर जो आपने अपना मैसेज पहले 10 सेकंड में कन्वे नहीं किया है, यू आर वेस्टिंग आइदर पार्टीज टाइम।
आप अपने मॉलिक्यूल के बारे में बताने आए, उसके बारे में 2 बात बताइए, मेरा अटेंशन इतना ही है। उसके बाद आप बताएँगे ये है, वो है, मेरा अटेंशन नहीं है। तो वो ऐसे ही अब यही तो हो रहा है। जो मोबाइल में अगर जो मैं आपको किसी के बारे में बताऊँ तो आपका अटेंशन है कि एक स्लाइड में सब इन्फॉर्मेशन आ जाए मेरी। 10 स्लाइड कोई देखना नहीं चाहता है। तो ये ब्रेन के लिए डेट्रीमेंटल है? तो डेट्रिमेंटल क्या, आजकल एक्सपोज़र ही ऐसा है, आपको उस चीज़ की आदत पड़ जाएगी फिर। तो इसके क्या नुकसान है? नुकसान तो सबसे बड़ा है कि सब बहुत एडिक्टिंग है वो। आप देखिए कुछ लोग अगर जो मैं कई बार बच्चे आते हैं उनसे बोलता हूँ तुम्हारा मोबाइल दिखाओ, तुम्हारा स्क्रीन टाइम कितना है? बोले अंकल 1.5 घंटा। पर आई नो अगर उसको मोबाइल देख के पता, पर 5 घंटा स्क्रीन टाइम है उसका। एक कुछ चैप्टर आप पढ़ोगे बुक से या मोबाइल पे आप एक चैप्टर पढ़ेंगे, आपका आधा घंटा, पौन घंटा अटेंशन रहेगा। उससे ज़्यादा अटेंशन रहेगा नहीं, आप फिर आप इधर-उधर घूम के आओगे। ये काम आप 2 घंटे बैठ के कर सकते हो। इट्स सो एडिक्टिंग। तो लेकिन अभी अवेलेबल भी तो है ना। तो फिर हम लोग अपने ब्रेन हेल्थ को ध्यान में रखते हुए क्या करें? इस सिस्टम जो हमारे लिए नेसेसरी भी है, अब मैं उसको इसको कैसे बच्चों के पॉइंट ऑफ नेविगेट व्यू से करें? देखता हूँ कि बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है ये। देखिए बच्चों के लिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट है एजुकेशन मेरे हिसाब से। ऐसा नहीं है स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है, बल्कि जो बच्चे पढ़ाई के बारे में बात करते हैं, उनका एक तो स्क्रीन टाइम थोड़ा-सा हमको मॉनिटर करना ही चाहिए। क्योंकि स्क्रीन टाइम ऐसा है वो बड़ा एडिक्टिंग है। इसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं सबसे बड़ा, एक तो आप अपनी आँखों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, तो वो बात तो है ही। और जब पढ़ने के लिए तो आपको कांस्टेंट अटेंशन चाहिए, लंबे टाइम तक पढ़ने के लिए। मान लो एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आधा पौन घंटा लगेगा ना उसको पढ़ने के लिए। अब वो आपका अटेंशन ही नहीं है। और ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। आजकल सब बच्चों के साथ ही हो रहा है। तो ये न्यू एज का डिफरेंस भी है। आज बच्चे के स्कूल के पढ़ने के लिए, आज बच्चा मेडिकल की एग्ज़ाम तैयारी कर रहा है, इंजीनियरिंग की कर रहा है, लॉ की कर रहा है, उसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। उसको पता सब है उसको, बिकॉज़ इतना एक्सपोज़र है हमारे पास। तो ये थोड़ा-सा पेरेंट्स को मॉनिटर करना पड़ेगा। मैंने आपको कहा ना कि बच्चे को हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे फ़र्क पड़ेगा। बचपन में हम लोग वो अमर चित्र कथाएँ आती थी, वो पढ़ते थे। अब बच्चे तो अमर चित्र कथा के नाम भी नहीं जानते। अगर माइथोलॉजिकल सवाल मैं पूछूँ, ये पब्लिक जो सुन रही है वो भी अपने मन में जवाब देते हैं कि शिव जी के कितने बच्चे थे? कॉमन लोग बोलते हैं 2, गणेश जी और कार्तिकेय। कार्तिकेय। एक्चुअली 5 थे। एक उनकी डॉटर भी थी, 2 और थे, मतलब मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट ये ब इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई? बुक से पढ़ के आई। या आजकल बहुत से जो एजुकेशनल जो टीवी सीरियल बहुत अच्छे आते हैं। माइथोलॉजिकल आप सीरियल देखिए, इतनी इन्फॉर्मेशन है कि आप सोच नहीं सकते। तो ये न्यू एज का एडवांटेज भी है। तो उसी के बगल में दूसरा ऐसा सीरियल आ रहा है जो किसी काम का नहीं है। वो अननेसेसरी सोशल इश्यूज पे डिस्कस करके पौन घंटा बर्बाद कर देता है, विच इज़ नो लर्निंग। तो पेरेंट्स क्या दिखाते हैं, ये डिपेंड करता है। पेरेंट्स खुद ही सास बहू का सीरियल देखें, बच्चा क्या देखेगा? हमें डेटा से पता चला है कि 92% लोग जो हमारा पॉडकास्ट देखते हैं या सुनते हैं, वो अभी तक हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, और ये बहुत बड़ा नंबर है। तो अगर आप इन 92% लोगों में से हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि यूट्यूब एल्गोरिदम्स को ये पता चले कि दिस पॉडकास्ट इज़ मीनिंगफुल, और वो फिर हमें और भी लोगों तक पहुँचाने में मदद करे। मुझे डेविड एगलमैन की एक बुक याद आ रही है, जिसका नाम है द ब्रेन द स्टोरी ऑफ यू। तो उसमें वो बहुत अच्छे से रिलेट करते हैं योर आइडेंटिटी, योर आइडिया ऑफ सेल्फ एंड आइडेंटिटी विद योर ब्रेन। हुँ। कैसे आपका ब्रेन आपकी आइडेंटिटी को समझता है, आप कौन हो उसे समझता है। सो एज अ न्यूरोलॉजिस्ट, हेल्प मी एक्सप्लेन कि ब्रेन्स और मेरी आइडेंटिटी, जो मैं अपनी लाइफ के बारे में, अपने बारे में सोचता हूँ, कैसे रिलेटेड है। सेल्फ आइडेंटिटी जो है, वो ऐज के एक्सपीरियंस से बनती है। आज मैं इस एज में मुझे पता है कि मैं पढ़ के एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, एक प्रैक्टिस करता हूँ, ये मेरी अपनी एक आइडेंटिटी बन गई है, व्हिच हैज़ कम आफ्टर 30-40 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। बच्चों में ये जो होता है वो आपने देखा होगा, कुछ बच्चे होते हैं शाई होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं एक्सट्रोवर्ट होते हैं। ये बच्चे एक तो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी होती है हर बच्चे की। कहते हैं ना बच्चा इंट्रोवर्ट है, तो वो एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, और वो उसकी पर्सनैलिटी धीरे-धीरे बनती जाती है। अनटिल अनलेस कि कोई उसको इंटरवीन करके वो उसको एक्सपोज़र चेंज करे, उसको कॉन्फिडेंस दिलाए, तो वो चेंज हो जाता है। ऐसे ब्रेन की जो अपनी धारणा होती है सेल्फ के बारे में कि मैं कैसा हूँ, उसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल है कि मैं कैसा दिखता हूँ।
कि आज मैं इस प्रोग्राम के लिए आया हूँ, मैं तो कुछ प्रिपरेशन करके नहीं आया हूँ, तो मेरे मेरे मन में आ रहा है मैं कैसा दिख रहा हूँ? एम आई रियली लुकिंग गुड टू द ऑडियंस? तो वो कैसा दिखता हूँ ये बेस्ट एग्जांपल है। उसका एक और एग्जांपल ये है कि अगर जो मैं आज नई शर्ट पहन के आया हूँ, तो मैं दिन भर क्या सोचता हूँ? लोग सोचेंगे मैं नई शर्ट पहन के आया हूँ। किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया कि नहीं? दिया कि नहीं वो तो बात की बात है, पर एक्चुअली किसी ने देखा ही नहीं। और दिन भर इसी बात से बहुत खुश घूमता हूँ कि आज मैं नई शर्ट पहना हूँ, लोगों ने देखा होगा बड़ी स्मार्ट शर्ट पहन के आया हूँ। तो ये है सेल्फ परसेप्शन वाली बात, कि आप उसको कैसे फील करते हैं। डॉक्टर साहब, हम ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो ब्रेन में कौन-कौन सी तरह के डिफेक्ट हो सकते हैं? देखिए ब्रेन जो है उसको डिफेक्ट कैसे हो सकते हैं? तो या तो चोट लग जाए जिसको हम बोलते हैं हेड इंजरी, या ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाए जिसको हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस हो जाए, या इनकेफेलाइटिस यानी वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, उससे हो सकता है। या मिर्गी के दौरे हो सकते हैं। जो ब्रेन मिर्गी के दौरे क्या होता है? ब्रेन हैज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑल द टाइम। अगर ये अचानक एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कहीं से पैदा हो तो उसको हम मिर्गी के दौरे कहते हैं। एक तरह से शॉर्ट सर्किट एक तरह जैसा का हो शॉर्ट जाए। सर्किट है वो। तो ब्रेन के किस हिस्से में ये एब्नॉर्मल एक्टिविटी हुई उसका प्रेजेंटेशन होगा। जैसे कि मेरे हाथ के एरिया से अगर जो हुई है तो मेरा हाथ झटका मारेगा या हाथ पैरालाइज हो जाएगा, दो ही बातें हो सकती हैं। और मैं जिस जिस जहाँ से मैं देखता हूँ उस एरिया में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हुई, या तो मुझे एक्स्ट्रा दिखाई देगा, ब्राइट लाइट दिख सकती है, शेप्स दिख सकते हैं, या मुझे देखना बंद हो जाएगा। जिस हाथ से मैं महसूस करता हूँ उस हिस्से में हुई तो या तो मेरे को एब्नॉर्मल सेंसेशन होगा या सेंसरी लॉस हो जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं एपिलेप्सी या मिर्गी है, तो इस तरह से मैनिफेस्ट करती है। दूसरा एक होता है लकवा, जिसमें स्ट्रोक। तो हमारे ब्रेन को 4 बड़ी खून की नलियाँ होती हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं। अगर उनमें से एक का भी ब्लड सप्लाई सिग्निफिकेंटली कम हो जाए तो जिस एरिया को सप्लाई कर रही हैं उसके फंक्शन लॉस हो जाएंगे। कॉमनेस जो होता है वो होता है कि जो एक साइड का राइट और हाथ पैर चलना बंद हो जाए। अगर जो राइट साइड का होगा तो हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन अफेक्ट होगा, जहाँ से स्पीच भी अफेक्टेड होती है, तो उसमें स्पीच अफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर वो लेफ्ट साइड में होगा तो राइट साइड का ब्रेन अफेक्ट होगा तो स्पीच के इन्वॉल्वमेंट के चांसेस कम होते हैं, जिसको हम बोलते हैं लकवा हो गया। तो ट्यूमर भी डेवलप हो सकता है। ट्यूमर क्या होता है? नॉर्मली बॉडी के सब टिश्यू कुछ डिजेनरेट होते हैं, कुछ नए बनते हैं। ये जो नए बनने वाले टिश्यू हैं अगर जो किसी वजह से या तो उसमें जेनेटिक डिफेक्ट आ जाए या किसी वजह से वो एक्सेसिवली बनने लग जाए उसी जगह पे, तो ट्यूमर का शेप मतलब एक मास बन जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं ट्यूमर, या एक तरह से बोलते हैं कैंसर। कैंसर बेनाइन भी हो सकते हैं, वो ग्रोथ ऐसी भी हो सकती है एक लिमिट तक रहे लेकिन दूसरे टिश्यू को डैमेज ना करे। मैलिग्नेंट जो होती है वो दूसरे आसपास के टिश्यू को भी डैमेज कर देती है, या वहां से निकल के बॉडी के दूसरे ऑर्गन में भी चली जाती है, जिसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। तो एक कॉमन ये डिसऑर्डर्स होते हैं जो ब्रेन के साथ हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी सारी यहाँ पे डिसऑर्डर्स और बीमारियों के नाम लिए। लेट्स ट्राई टू डाइसेक्ट देम वन बाय वन। एपिलेप्सी जो है एक धीरे-धीरे बहुत कॉमन बीमारी बनती जा रही है। यंगस्टर्स में बहुत जल्दी एज पे भी एपिलेप्सी के केसेस बढ़ रहे हैं। यू नो, आई लॉस्ट अ वेरी, वेरी क्लोज़ फ्रेंड ऑफ माइन लास्ट ईयर टू एपिलेप्सी, जिनको लॉन्ग स्टैंडिंग एपिलेप्सी थी फ्रॉम 35 प्लस इयर्स और सो। आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट एपिलेप्सी इन चिल्ड्रन, कि जिनको अभी ताज़ा-ताज़ा डायग्नोस हुई है, जिनको कुछ टाइम हुआ है, 2-4 साल हुए हैं एपिलेप्सी से डील करते हुए, उनको क्या करना चाहिए? यंग एडल्ट्स में एपिलेप्सी को कैसे हैंडल करना चाहिए? देखिए पहली बात तो कि एपिलेप्सी हम तब बोलते हैं जब अनप्रोवोक 2 से ज़्यादा दौरे पड़ जाएँ, उसको हम बोलते हैं एपिलेप्सी। अनप्रोवोक्ड मतलब? मतलब ब्रेन में इन्फेक्शन हुआ उसकी वजह से दौरे, उसको हम एपिलेप्सी नहीं बोलते, सिम्प्टोमेटिक एपिलेप्सी बोलते हैं। तो क्लासिकली एपिलेप्सी हम तब डिफाइन करते हैं। होती कैसे है? क्यों होती है? वही बता रहा कि जब भी ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एब्नॉर्मल होगी उससे दौरे पड़ जाते हैं। तो जो शॉर्ट सर्किट हुआ, तो शॉर्ट सर्किट यहाँ हुआ, बल्ब वहाँ फ्यूज़ हो गया, क्योंकि करंट तो वहाँ भी गया। कुछ-कुछ ऐसा ही है ये भी। तो बच्चों में जो दौरे होते हैं उनके कारण अलग होते हैं। जनरली बहुत सारे दौरे तो इस वजह से होते हैं कि जो डेवलपमेंटल ब्रेन का डिफेक्ट है, तो उसमें दौरे होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मतलब बचपन से जब जैसे वो बच्चा पैदा पेट हुए, हाँ, नहीं जब पेट माँ के पेट में है, उसका ब्रेन का डेवलपमेंट ठीक नहीं हुआ, उससे दौरे पड़ क्या सकते हैं। इसको तभी आइडेंटिफ़ाई किया जा सकता है जब कुछ हद बच्चा तक किया भी पेट जा में है? सकता है, अगर जो हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो ब्रेन के शेप को हम देख के बता सकते हैं ये तो डिफेक्ट है, तो उससे भी हमको आइडिया लग जाता है। तो आजकल जो है, आजकल हर प्रेगनेंसी में 12 वीक पे और 16 वीक पे 2 अल्ट्रासाउंड इज़ प्रैक्टिकली मस्ट। इन्हीं चीज़ों को बर्थ होने से पहले डिटेक्ट करने के लिए। तो पता चल जाता है आजकल मशीन इतनी बढ़िया है कि लिटरली यू कैन सी द एनाटॉमी, कि स्पाइनल कॉर्ड है, ये हाथ है, ये पैर है, ये आँख है, ये नाक है, ये टंग है। सारे स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं, पता चल जाता है कि बच्चे में डिफेक्ट है कि नहीं है।
तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम डॉक्टर्स कैन डिटेक्ट दैट। सो अर्ली डिटेक्शन के कुछ फ़ायदे भी हैं? अर्ली डिटेक्शन के सबसे बड़े फ़ायदे हैं तो कि जैसे गवर्नमेंट जो एक लिमिट है जब आपको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अलाउड है, तो अगर जो आपको डॉक्टर कहे कि आपका जो बेबी है वो में उसको सिग्निफिकेंट डिफेक्ट है, तो दे में एडवाइज यू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और अगर कुछ ऐसा है कि नहीं माइनर है, उससे बच्चे की लाइफ अफेक्ट नहीं होगी, तो वो ठीक भी है, पर हमको पता चल जाता है। जो यंग बच्चे होते हैं डॉक्टर साहब, हु आर 7 टू 8 टू 10 इयर्स ओल्ड, जिनमें मिर्गी के दौरे या फिर एपिलेप्सी हो रही है, उनके पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? उन बच्चों को क्या करना चाहिए? कैसे इससे थोड़ा निजात पा सकते हैं? करेक्ट। देखिए इस एज में बच्चों की जो मिर्गी होती है, एक तो मैंने आपको बताया, या तो बच्चों को डेवलपमेंट की वजह से दौरे हो रहे हो, या बच्चों की चोट लगने, बच्चों को चोट बहुत लगती है, यहाँ से गिर गए, वहाँ से गिर गए, बच्चा खाट पे लोटा सोया हुआ था, नीचे गिर गया, सिर में चोट लग गई, खेल रहे थे तो चोट लगी। तो ट्रॉमा इज अ वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दिस। यू मीन फिजिकल ट्रॉमा? फिजिकल ट्रॉमा। सबसे पहली बात तो पैनिक नहीं करना चाहिए। क्या उस समय में आपको इतनी अवेयरनेस होती है कि मेरे साथ हो क्या रहा है? जब आपका पूरा शरीर अकड़ जाता है, क्या हाँ, माइंड काम करता है? नहीं, पेशेंट तो होता है अनकॉन्शियस। पेरेंट्स जिनने पहले दौरे देख रखे उनको तो बिल्कुल पैनिक नहीं करना चाहिए। जिनको फर्स्ट टाइम देखने को रहा वो पैनिक करेंगे, और उसका कोई तरीका नहीं है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप जब भी डॉक्टर से जाएं, ये बात करें कि कभी दौरा पड़े तो क्या करना चाहिए। इन जनरल मेजोरिटी ऑफ दौरे 2 से 5 मिनट में ठीक हो जाते हैं, पहले तो ये समझ लीजिए। तो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जब भी दौरा पड़े तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका सांस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखना है। तो आप किसी भी आदमी को एक हाथ और एक पैर पकड़ के ऐसे करवट दिला दीजिए, 90 डिग्री वर्टिकल कर दीजिए। तो मुंह में जो भी सिक्रेशन है वो लंग में नहीं जाएगा, और सिर को नीचे कर दीजिए थोड़ा सा, बस 2 ही चीज करनी है आपको। और पेशेंस से वेट कीजिए। उसके हाथ में झटके आ रहे हैं तो छोड़ दीजिए उसको। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो, मेरा एक पेशेंट था, उसको सड़क पे जा रहा था, उसको मिर्गी का दौरा पड़ा, उसका हाथ ऐसे मुड़ गया। तो उसका जो फ्रेंड था उसने देखा, नहीं ये तो हाथ मुड़ गया, उसने खींच के उसको सीधा कर दिया, उसके उसका शोल्डर तोड़ दिया। दिस इज लैक ऑफ अवेयरनेस। दूसरी बात होती है, उनको लगता है जीभ कट जाएगी, तो जीभ के पे अपनी उंगली डालते हैं, अपनी उंगली कटवा लेते हैं। चम्मच डालते हैं, उसके दांत तोड़ देते हैं। या उसको सुंघाते हैं तो उसको सांस ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं। तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है हमको। सिर्फ 2 मिनट का पेशेंस रखना है हमको। 2 मिनट में अपने आप उसको सांस भी आ जाएगा, और अपना वो आदमी ब्रीथ भी, और वो होश में भी आ जाएगा 2 से 5 मिनट में। तो आप ये पूछेंगे कि तो अस्पताल कब जाए? अगर तो किसी को पहली बार दौरा हुआ है तो जरूर अस्पताल जाए, क्योंकि हमको पता नहीं है कि किस टाइप का दौरा है, या दोबारा कब होगा, या कितना किस कारण से हुआ, तो जरूर जाए। अब ये बात होती है कौन सा अस्पताल में से सबसे नियरेस्ट हॉस्पिटल जाइए पहले आप, जहाँ आपको फर्स्ट एड मिल सके। वो आपको गाइड कर देंगे कि आपको किसी बड़े हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है या नहीं, वो ही मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जिनको बार बार दौरे होते हैं वो हर दौरे के बाद अस्पताल नहीं जा सकते। तो आप वेट कर लें। अगर जो थोड़ी देर में दूसरा दौरा भी हो जाए तब भी आप वेट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एपिलेप्सी के दौरे से, मिर्गी के दौरे से क्या डेथ भी हो सकती है? ये बहुत रेयरली होता है। ऐसा मानते हैं कि ब्रेन जो है, क्योंकि बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, एंड इट्स बीन वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड। कभी कभी ब्रेन से हार्ट जो कंट्रोल कर रहा है, वो हार्ट की रिदम चेंज हो जाती है, उससे तो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, या और टाइप के डिफेक्ट हो सकते हैं जिसकी वजह से डेथ होती है। ये ना बहुत सेंसिटिव सवाल है डॉक्टर साहब। मैंने ये इसलिए पूछा है क्योंकि जो मिर्गी का दौरा होता है, अगर आप देखें उस 2 से 5 मिनट को जो अपनी ड्यूरेशन का, उसमें बॉडी इतने सीजर स्टेट में आ जाती है कि इट्स अ वेरी नेचुरल थॉट, क्योंकि हमने कहाँ से सीखा है स्ट्रोक्स के बारे में? मूवीज़ में देखा है कि ऐसे बॉडी में हुआ और इंसान चला गया, या हमने हार्ट अटैक्स के बारे में सुना है। अब तो आए दिन अखबारों में होता है, सोशल मीडिया पे होता है कि हार्ट अटैक से कोई कोई सिंगर स्टेज पे परफॉर्म करते-करते ही पास आउट हो गया। तो क्योंकि हम स्ट्रोक्स का ये सब देखने लगे, तो हमें लगता है मिर्गी के दौरे में भी ये होने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। तो यहाँ पे आप एजुकेट कीजिए कि किस तरीके से जो केयर गिवर्स हैं वो भी, और जो पेशेंट्स हैं वो भी थोड़ा-सा इसको बेहतर समझ पाएँ, और उस समझ से अपने आगे की ज़िंदगी के एक्शंस को थोड़ा-सा स्टीयर कर पाएँ। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मिर्गी के दौरे की वजह से डेथ होना कोई कॉमन चीज नहीं, इज एक्सट्रीमली रेयर इंसिडेंट्स, बट दिस कैन हैपन। सबसे ज्यादा बड़ा कारण ये होता है ड्रग विड्रॉल। आपने दवा नहीं खाई है, या दवा भूल गए, तो आपका ड्रग लेवल कम हो जाता है, आपको दौरे पड़ जाते हैं। तो दवा की बारे में, और एक और बात कहूंगा कि दवा लेना सिर्फ मरीज का काम नहीं है, ये उसके केयर गिवर्स का भी उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, अगर कोई अकेला रहता हो, कोई केयर गिवर ही नहीं है, तो वो लोग क्या करें? अलार्म लगाइए। आजकल तो इतने सारे नहीं, मोबाइल में दवा लेने के लिए तो अलार्म लगा लेंगे, हाँ, लेकिन सीज़र जब हो जाए और आप अकेले हों, तो ये थोड़ा सा बहुत एक डिबेटेबल क्वेश्चन है कि उनको अकेले रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। उसका बेस्ट तरीका है कि अगर जो आपका रूम पार्टनर है उसको सही बात बता दीजिए आप, कि कभी कभी मेरे को ऐसा होता है, और ऐसा हो तो ये कर लेना।
क्योंकि इंडियन जो कम्युनिटी है, सोसाइटी है, या फिर मैं वर्ल्ड लेवल पे भी बात करूँ तो कुछ इस तरह की अगर आपको प्रॉब्लम्स होती हैं जो कभी-कभी होती हैं, साल में 1 आध बार होती हैं, तो आप छुपा के चलते हैं अपने पार्टनर से भी। और आजकल जो वर्क कल्चर है वो भी ऐसा हो गया है कि आप दूसरे शहरों में जाके अकेले रहते हैं। तो फिर यहाँ पे कुछ सोशल कंडीशनिंग के बारे में भी बताइए? जिन बच्चों को बहुत फ्रीक्वेंटली दौरे पड़ते हैं, उनको तो अकेले रहना शायद प्रैक्टिकेबल नहीं होगा। तो उनको तो ये सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करने चाहिए कि दे शुड लिव विद रूम पार्टनर, या ऐसी जगह रहें जहाँ भगवान न करे कुछ ऐसा हो जाए तो ही इज लुक्ड आफ्टर। लेकिन एक बात और भी आप जो कह रहे हैं बहुत बिल्कुल ठीक है। किसी को ये बताना कि किसी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, ये बड़ा टैबू है एक। लेकिन पढ़े लिखों लोगों को उस टैबू से दूर हो जाना चाहिए। मैं वहीं पे आपका इंटरवेंशन चाह रही हूँ कि हाँ, आप मदद करें कि हम एज़ अ सोसाइटी क्या कर सकते हैं और कैसे टैबू को ब्रेक कर सकते हैं? करेक्ट। ऐसे हमारी सोसाइटी बहुत सेंसिटिव होती जा रही है। आप देखिए मार्केट में अगर कोई कोई जा रहा है, उसको चलने में दिक्कत है, तो सब लोग रुक के एक मतलब इस जेस्चर से देखते हैं कि क्या आपको मदद की ज़रूरत है? ये बहुत अच्छी बात है। तो यही यहाँ पे भी ऐसे ही चाहिए। पहली बात तो उस जिसको अगर जो दौरे पड़ते हैं उसको उसको थोड़ा-सा, लेकिन मैं जितना कह रहा हूँ उतना आसान है नहीं। उसका एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल तो ये है कि एपिलेप्सी इन वुमन, स्पेशली चाइल्ड बीयरिंग एज, जिनकी बच्चियों की शादी नहीं हुई है। और ये मैं इसलिए भी डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये बहुत वाइड ऑडियंस इस बात को देख रही है। और अगर जो मेरे पास पेरेंट्स आते हैं कि बच्चे की शादी करने वाले हैं, तो क्या हम उसके होने वाले फैमिली को बताएँ कि इस बच्चे को दौरे पड़ते हैं? तो मैं उनको ये एजुकेट करता हूँ, ये मेरा काम नहीं है कि मैं आपको बताऊँ। ये आपका अपना दायित्व है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि बताने के क्या फ़ायदे हैं और बताने के क्या नुकसान हैं। कभी-कभी ऐसा भी हुआ है कि वो लड़की है तो लड़के वाले मेरे पास आए, ये समझने के लिए कि क्या ये बहुत बुरी बीमारी है? क्या हमें शादी कर देनी कर चाहिए देनी ऐसी चाहिए। लड़की से अपने बेटे यस, की? यस, यस। तो मैं उनको ज़रूर समझाता हूँ कि इस बच्ची को इस टाइप के दौरे हैं, कितना सेफ है, कितना अनसेफ है, बच्चे कैसे होंगे, आगे जनरेशन में, ये सब सब कॉमन सवाल होते हैं। लेकिन उनसे मेरा एक सवाल और भी होता है कि गॉड फ़ॉरबिड ये लड़के के साथ होता, तो क्या हम यही डिस्कशन अभी आज कर रहे होते? लड़के को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, ये लड़की वालों को बताना ज़रूरी नहीं है? वो इतना बड़ा टैबू नहीं है क्या? तो अगर जो कुछ किसी को ऐसे बीमारी है जिनको भयंकर दौरे पड़ते हैं, उनको हर दूसरे दिन दौरा पड़ता है, वो तो कोई भी माँ-बाप नहीं करना चाहेंगे उस बच्चे की हम शादी करने जा रहे हैं। तो यूजुअली वो सर्कमस्टेंसेस होते हैं जहाँ ओकेजनल दौरे पड़ सकते हैं, दवा बराबर चल रही है। तो पढ़े-लिखे लोग इस बात को समझ के आपस में म्यूचुअली एग्रीमेंट पे आ सकते हैं। वो लड़की वाले भी इस बात को समझेंगे और लड़के वाले भी। क्या दवा से पूरी तरीके से ये ठीक भी हो सकता है, मतलब कंट्रोल में आ सकता है? 85% दौरे दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। 15% दौरे ऐसे होते हैं जिसमें हमको ब्रेन का सर्जरी करना पड़ सकता है या और इंटरवेंशन करना पड़ सकता है। एज़ अ सोसाइटी, एज़ अ ह्यूमन रेस ना हम डरते बहुत ज़्यादा हैं। फ़ियर हमारा सबसे बड़ा इंस्टिंक्टिव इमोशन है। जैसा आपने कहा कि फ़ायदे और नुकसान दोनों के क्या होंगे, तो फ़ायदे चाहे 10 हो लेकिन नुकसान 2 भी हो तो हम 2 में बहुत ध्यान देते हैं कि करेक्ट, नुकसान कितना हो रहा है। करेक्ट, सो जब तक ये माइंडसेट रहेगा, आई थिंक हम, क्योंकि इंक्रीज़िंगली कुछ ना कुछ इस तरह के डिसऑर्डर्स जो कि न्यूरोलॉजिकल हैं, वो भी बढ़ते जा रहे हैं, जो हम स्टडीज़ में देख रहे हैं, या आई डोंट नो, उनकी अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हमें एक्सेसिबल है आज, तो शायद हम उसको उस तरह से देख पा रहे हैं। वो आप ही बेहतर बता पाएँगे कि केसेज़ बढ़ गए हैं या फिर उनके बारे में जानकारी ज़्यादा आ रही है तो हमें लगता है कि बढ़ गए हैं? जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि लकवे बहुत ज़्यादा होने लगा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि लकवा हो रहा है ये हम जानते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा होने लगा है इस बात से मैं एग्री नहीं करता हूँ। उसका कारण क्या है कि आज इसके बारे में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ही कोई माइनर सिम्पटम होता है वो डॉक्टर के पास आ जाता है। तो मैं इस बात पे और बात करूँ उससे पहले एक बात और बता दूँ, कभी भी किसी को भी अगर जो ये मन में डाउट है कि उसको लकवा हो रहा है, तो विदिन 3 आवर्स दे शुड रीच टू हॉस्पिटल। लकवा मतलब स्ट्रोक? स्ट्रोक। क्योंकि अगर जो आप 3 घंटे के अंदर अस्पताल, बड़े हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं या नियरेस्ट हॉस्पिटल में, तो ब्रेन में जो क्लॉट बन रहा है, हम ऐसी दवा देके उस क्लॉट को डिसॉल्व कर सकते हैं, तो आपका डेफ़िसिट मिनिमम होगा। लेकिन 3 घंटे के बाद भी अगर जो आप 4 या 5 घंटे में भी पहुँचते हैं, तो हम उस क्लॉट को एक वायर डाल के, जिसको मैकेनिकल थ्रोम्बोलिसिस बोलते हैं, उस क्लॉट को हम निकाल भी सकते हैं। तो उसका रिज़ल्ट इतना बढ़िया नहीं होगा जो हम 3 घंटे के अंदर कर पा रहे हैं। तो ये पब्लिक को बहुत ज़रूरी जानना। मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताऊँ, अगर जो मेरे राइट शोल्डर में थोड़ा-सा पेन हो रहा है ना, तो मन में क्या डाउट आता है? क्या हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा? राइट शोल्डर में हो रहा है, लेफ्ट में नहीं हो रहा है। लेकिन अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है, अच्छी बात है ये। और डॉक्टर के पास इमीडिएटली आते हैं कि डॉक्टर साहब, कोई हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा?
ऑन द कॉन्ट्रेरी पढ़े लिखे लोग, मेरा हाथ नहीं चल रहा तो मालिश करते रहते हैं, कोई मालिश कर रहे हैं, हाथ चला रहे हैं, ये नहीं सोचे लकवा हो गया है, और प्रीशियस टाइम इस बात में वेस्ट कर देते हैं टू डिसाइड टू गो टू हॉस्पिटल। और हमने इसमें स्टडी भी किया था, तो उसमें जो मरीज हम सोचे 3 घंटे में क्यों नहीं पहुंचता है, जो एम्स के सामने रह रहा था वो 3 घंटे में नहीं आया। वो क्यों नहीं आया? क्योंकि उसने सोचा ये तो ठीक हो जाएगा। पर ऐसा क्यों सोचा कि ठीक हो जाएगा? अवेयरनेस नहीं है कि इसका इलाज भी ऐसा कोई, ये हो सकता है ये सीरियस हो जाए, बहुत बड़ा लकवा बन जाए, तो उसने सोचा ही नहीं। यहाँ लैक ऑफ अवेयरनेस है। और एज फार एज अवेयरनेस अबाउट हेल्थ का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये मेरे मरीजों से बड़ा कॉमनली पूछता हूँ मैं, कि पिछले 1 साल में आपने कोई टीवी पे हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम देखा? मेजोरिटी विल से नो। पिछले 1 साल में आपने कोई हेल्थ मैगजीन खरीदी? बोले नो। पिछले 1 साल में न्यूज़पेपर में ऑलमोस्ट एवरी वीक एक हेल्थ रिलेटेड आर्टिकल आता है, आपने कभी पढ़ा? बोले नो। तो आप ये बताओ आपकी हेल्थ अवेयरनेस कैसे बढ़ेगी? मैं ऐसी सोसाइटी को कैसे एजुकेट करूं जो ना पढ़ना चाहती है, ना देखना चाहती है, ना सुनना चाहती है? फिर हम बोलते हैं हमारी हेल्थ अवेयरनेस कम है। हम कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर साहब इस पॉडकास्ट के साथ भी कोशिश कर रहे हैं। मैं बहुत इस बात को अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि आज हम हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। मैं बहुत सालों से पार्किंसन की अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम करता हूँ, हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम है। पर एम्स में हर साल 25-30 लेक्चर्स होते हैं लोगों को एजुकेट करने के लिए। वेदांता इतने सारे वेब कार्ड, पोस्ट कार्ड हर महीने, हर हफ्ते डालता है, तो मुझे पता नहीं कि वो कितने लोग देखते हैं। ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग होता है ये देखकर कि उन्होंने, जैसे अब मेदांता की बात करें, मैं अगर उनका वेबसाइट पे व्यूज़ देखूं या फिर उनके स्ट्रीम पे व्यूज़ देखूं, 200, 250, 1000, पूरे एक साल में मतलब 1000 लोगों ने देखा है। और उसी का रिएक्शन देखो, सड़क पे कोई ने ऐसा उल्टा-सीधा वीडियो बना के डाल दिया, उसके मिलियंस ऑफ व्यूज़ हो जाते हैं। जबकि उसके कोई नॉलेज वैल्यू नहीं है, कोई लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब फिर भी उसको देख के लोग ठीक है उसके व्यूज़ डॉक्टर साहब, आज हम ब्रेन की बात कर रहे हैं कि ब्रेन काम कैसे करता है, ब्रेन लर्न कैसे करता है। आई होप इस इन्फॉर्मेशन से जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको समझ में आ रहा है कि आपका ब्रेन में ये पावर है, इंट्रिंसिक पावर है कि खुद को बदल सकता है। तो अगर आप किसी गलत हैबिट्स में हैं, अगर आप फील करते हैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो है, या फील करते हैं आपकी प्रोडक्टिविटी ठीक नहीं आ पा रही है, या आप स्ट्रेस से नहीं जूझ पाते हैं, या फिर आप नेगेटिव सोचते रहते हैं, तो आपके ब्रेन के अंदर ये ताकत है कि वो उसको बदल सके, लेकिन उसके लिए आपको बिहेवियर के थ्रू सिखाना पड़ेगा, करेक्ट। रोज वो चीजें करके सिखाना पड़ेगा। ये चीज हम आज इस पॉडकास्ट के थ्रू हाईलाइट कर रहे हैं, जैसे आपने हाँ। पहले भी हमने बात की। हुँ। तो आई होप अगर इतना भी लोग ये सीख पाएँ कि जो हम कहते हैं ना, हम उसको अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं कि मेरा तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। आपने देखा होगा लोग इस तरह की बातें साल दर साल करते ही रहते हैं, विदाउट कीपिंग इट इन देयर अवेयरनेस कि दिस इज़ नॉट माय आइडेंटिटी। जितना मैं उसको अपनी आइडेंटिटी से एसोसिएट कर रहा हूँ, उतना मैं उसका स्लेव बनता जा रहा हूँ उस बिहेवियर का, और वो करेक्ट, बिहेवियर बड़ा बनता जाएगा। करेक्ट। है ना? इट्स लाइक अ डीमन इज़ इंक्रीजिंग इन साइज़, क्योंकि मैं उसको वो दिए जा एक्सेप्ट रहा कर हूँ, लिया आपने एक्सेप्ट मन करे में। जा रहा हूँ, उसकी प्रेज़ करे जा रहा हूँ, या उसके बारे में बात करे जा रहा हूँ। लेकिन वहीं पे अगर मैंने अपने ब्रेन की ये जो कैपेसिटी है, जो हम न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात कर रहे हैं, जो ब्रेन के सेल्स की एक कैपेसिटी है कि वो लर्न कर सकते हैं और अपने आप को ग्रो कर सकते हैं वहाँ से। तो आई थिंक अगर हम उस पे ध्यान दें और अपने बिहेवियर को इंप्रूव करें, जैसा आपने बोला कि देखें, सुने, पढ़ें राइट चीज़ें, काफ़ी कुछ हमारा ब्रेन वहाँ पे लर्न कर रहा है, और काफ़ी कुछ कनेक्शंस ऐसे बन रहे हैं माइंड में, जो शायद हमें बेहतर अंदर से धीरे-धीरे, छोटे-छोटे रूप में बनाते जा रहे हैं। पहले आपसे इससे रिलेटेड एक बात मैं बताऊँ। मैं बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं उनको कोई बहुत सीरियस बीमारी नहीं होती है, बहुत माइनर सिम्पटम्स होते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि खुश रहो। ये जो खुश रहो, ये आप बोले इसकी कोई दवा तो है नहीं? तो आप मुझसे अगला सवाल ये पूछोगे मैं कैसे खुश रहूँ? कैसे खुश रहूँ? मैं आपसे यही ये पूछना सवाल चाह रही थी। पूछेंगे और सब यही पूछते थे, अरे खुश रहो का क्या मतलब हुआ? ये कोई आशीर्वाद थोड़ी है कि मैं कह रहा हूँ खुश रहो तो आप खुश हो जाएँगे। तो ये आपको जो आपने कहा ना कि सेल्फ के लिए, ये मुझे डिसाइड करना है मैं किस चीज़ से खुश होता हूँ। अगर जो मुझे गप्पे मार के खुशी मिलती तो मैं वो गप्पे मार लूँगा ना मैं। मुझे टीवी देख के खुशी मिलती तो मैं टीवी देख लूँगा। किस आदमी, कुछ लोग होते हैं वॉक करने चले जाते हैं। लंबी वॉक करके आते हैं, बड़ा खुश होते हैं। आज 5 किलोमीटर वॉक करके आए, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। तो एक खुशी तो आपके अंदर है। आपको एक्सप्लोर करना है कि किस चीज़ से आपको महसूस होगी। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा ना टीवी देख के खुश हो जाता हूँ, कई बार ना हम बड़े लेज़ी भी हो जाते हैं कि अपनी डेफिनेशन ऑफ खुशी इतनी आसान सी चुन लेते हैं, जैसे कि नहीं, एंटरटेनमेंट वो दूसरा देखना। टॉपिक है। मैं बता रहा हूँ कि खुश रहो। कुछ लोग होते हैं कि यार अच्छा खाना खा के मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जो एग्ज़ैक्टली। फूडी हैं, वो खाना खा के बड़ा खुश है। कुछ है कि जो पढ़ के आज मैंने 4 चैप्टर पढ़ लिए, जो स्टूडेंट जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, नहीं आज मैंने ना कोर्स एक्स्ट्रा कवर कर लिया, वो बहुत इस बात से खुश है। तो हर आदमी की, एल्डरली लोग जो होते हैं वो तो भजन करने व भगवान में मन लगा के बड़ा खुश हो रहा हूँ मैं, या ग्रैंड चिल्ड्रन उनके साथ खेल के बड़ा खुश हो रहा हूँ मैं।
तो ये जो खुशी है वो कोई आपको दे नहीं सकता। और हम जो थोड़ी देर प्रोग्राम से पहले जो हम बात कर रहे थे इम्यूनिटी की और ब्रेन की, तो मैं यहाँ से इस तरह से कोरिलेट करता हूँ कि बहुत से डिसऑर्डर्स होते हैं जिनको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का मतलब होता है बॉडी की अपनी एक इम्यूनिटी है जो बाहर की किसी भी चीज को रिजेक्ट करती है, ये है इम्यूनिटी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इवन बॉडी के सेल्फ टिश्यू को वो एज ए फॉरेन ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करती है और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना के उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। अपने ही टिश्यूज को बॉडी अपने टिश्यू डिस्ट्रॉय करने लग जाती करने है। लगे, ये होते हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। और ये बॉडी के किसी भी ऑर्गन में हो सकता है। और अब बहुत कॉमन होते जा रहे हैं। हाँ, अब इसमें बहुत बड़ा रोल होता है कि आप कैसा फील करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ माइस्थीनिया का। माइस्थीनिया में जो मसल जो है वीक हो जाती है, तो नर्व और मसल के बीच का जो जंक्शन होता है जिसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, उसमें जो प्रोसेस होता है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनती है, तो नर्व से मसल का जो एक्शन है वो वीक हो जाता है। ये होता है माइस्थीनिया। और मेरे इतने लंबे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में आपकी इम्यूनिटी कितनी इंप्रूव करती है, ये डिपेंड करता है आप कितने खुश हैं। एक एंडोर्फिन्स होते हैं जो ब्रेन के ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो आपको, इनको हैप्पीनेस हार्मोन्स भी बोलते हैं, और ये आपकी इम्यूनिटी भी इंप्रूव करते हैं। तो मेरे वो मरीज माइस्थीनिया के जो बहुत सिक है, लेकिन हमेशा एक चेहरे पे स्माइल रहती है, वो खुश दिखते हैं, मुझे पता है ये जरूर ठीक होगा। ही इज टेकिंग केयर ऑफ हिमसेल्फ, वो खुश रहता है, कोई बात नहीं, खाना खाने में दिक्कत है लेकिन मन से खुश हूँ, ठीक हो जाऊंगा। दूसरी तरफ वो मरीज होते हैं जो जिनको बहुत बड़े माइनर सिम्टम है, लेकिन वो जब भी आए, तबीयत ठीक नहीं है, मतलब यू कैन लुक एट द फेस कि बड़ा दुखी है। ये वो मरीज होते हैं वास्तव में ठीक होते ही नहीं है, कभी कभी लगता है ठीक होना नहीं चाहता ये। तो ये है खुशी, ये है आप जो आप अपनी आपकी खुद की बॉडी की इम्यूनिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसलिए बताओ खुश रहो, और खुश रहने के लिए आप डिसाइड कर लो कि आप खुश कैसे होगे। खुशी भी ना एक बहुत बड़ा प्लेसिबो है एक तरीके से। मैं 2002 की एक न्यू इंग्लैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन की एक रिपोर्ट देख रही थी जिसमें उन्होंने कुछ नी रिलेटेड एफिकेसी कितनी हो सकती है सर्जरी की, नी सर्जरी की, उसमें 3 ग्रुप्स में बांटा। पहले ग्रुप में नी सर्जरी कर दी, दूसरे ग्रुप में नी सर्जरी नहीं की लेकिन कुछ इंसिशंस कर दिए वहाँ पे कि शैम सर्जरी एक तरीके से, पेशेंट को लगा कि मेरी सर्जरी हो गई है। करेक्ट, और तीसरे केस में उन्होंने कुछ ऐसे कुछ पट्टी बांध ऑइंटमेंट्स दी वगैरह बस। लगा दिया, बस एक पट्टी बांध दी। और तीनों ग्रुप्स को ऑब्जर्व किया गया। एंड इट वाज सो फैसिनेटिंग फॉर मी टू डिस्कवर एट द एंड ऑफ द स्टडी टू फाइंड आउट कि तीनों तरह के पेशेंट्स में सिमिलर इंप्रूवमेंट्स आए। अब ये मतलब बड़ा ही विचित्र तरीके का, मतलब इसमें एक सवाल भी आता है मेडिकल साइंस पर कि क्या कितना इफेक्टिव है। एक प्लेसिबो इफेक्ट का एक वो भी समझ में बहुत आता बड़ा है कि रोल है। कितना बड़ा रोल है हमारे माइंड का हमारी बॉडी के साथ क्या कनेक्शन है और बीमारियों को, एलिमेंट्स को कैसे परसीव कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे आप हेल्प करो अंडरस्टैंड करने में कि ब्रेन में क्या होता है प्लेसिबो। प्लेसिबो वो ड्रग्स होते हैं जिनका कोई रियल इफेक्ट उस बीमारी से रिलेटेड नहीं होता, ये होते हैं प्लेसिबो। और किसी भी रिसर्च में हम देखते हैं कि मैं आपको उसका एग्जांपल बताऊं कि मैं आपको बोलूं देखो ऐसा है, ये दवा खाओ आप ठीक हो जाओगे, मैं इतना कॉन्फिडेंस से कहता हूं, तो आपको लगेगा डॉक्टर साहब मैं ठीक ही हो जाऊंगा। ये जो मेरा कॉन्फिडेंस जो मैं आपको दे रहा हूँ वो है प्लेसिबो। अब उसके साथ में मैं चॉकलेट खिला रहा हूँ या दवा खिला रहा हूँ या दूध पिला रहा हूँ या उसमें हल्दी डाल रहा हूँ, ये सारे शायद दूसरे फायदे भी हैं, लेकिन ये कॉन्फिडेंस जो आ रहा है ये है प्लेसिबो। एंड देयर इज अ स्टडी व्हिच हैज शोन कि मोर एक्सपेंसिव प्लेसिबोज आर मोर इफेक्टिव। अच्छा। तो मरीज सोचता है डॉक्टर साहब ने जो महंगी दवा लिखी है इसका मतलब बहुत जरूर काम करती होगी। दूसरी वो दवा जो उसने पहले कभी नहीं खाई है, दोनों दवा में सेम ही, लेकिन इस नाम से नहीं खाई है, ये दवा बड़ी अच्छी है। क्योंकि महंगी है। महंगी है या उसका शेप अलग है या कलरफुल है या उसने ये पहले दवा नहीं खाई है। तो ये है प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो ऐसे भी, मैं अगर आपको सिर्फ दवा लिख दूं बोले खा लेना, वो काम नहीं करेगी। मैं आपको देखो ये है सबसे इंपॉर्टेंट दवा आपके लिए, ये है जो आपको ठीक करेगी। एक सुबह खानी है, एक शाम को खानी है, एक गिलास दूध के साथ खाना, खाली पेट मत खाना, उसका दूध से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन वो जिस तरह से आपने प्रिस्क्राइब करी है उसको सतत काम तभी करेगी जब दूध के साथ खानी है। तो वो एक बड़ा पॉजिटिव माइंड से अब तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ये है प्लेसिबो। और प्लेसिबो हर दवा काम करती है। हर प्लेसिबो काम करता है। नहीं, हर दवा प्लेसिबो का काम भी करती है। अच्छा। हाँ, दो मरीज है, दोनों को दवा दी, एक ठीक हो रहा है एक नहीं हो रहा। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि प्लेसिबो कैसे लेते हैं पेशेंट, उसको उसको इतना फायदा होता है। पेशेंट को अगर तो मैं ये कॉन्फिडेंस, ये दवा बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी दवा है, ज़्यादातर लोगों को इससे फायदा होता है, तो वो उसको जरूर फायदा करेगी। पेशेंट गोज विद पॉजिटिव माइंड, अब मैं ठीक हो जाऊंगा, डॉक्टर साहब ने जो दवा लिखी है वो मेरे काम करेगी, ये वाली बात है। तो प्लेसिबो का
हेल्थ सिस्टम में बहुत बड़ा रोल है। तो मुझे आपकी बातों से जो एक्शनेबल इनसाइट्स मिल रही है, वो ये मिल रही है कि सामने वाला आपको कितनी हिम्मत दे रहा है, कितना कॉन्फिडेंस दे रहा है, अगर वो आपका डॉक्टर है तो, हम्म, या अगर आपका प्राइमरी केयर गिवर भी है, हम्म। तो आपका एनवायरनमेंट कैसा है, खुश है, पॉजिटिव या नहीं है, आप खुश रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते, इन सब चीज़ों का भी बड़ा मतलब ये साइकोलॉजी की चीज़ें हैं, वैसे तो ह्यूमन साइकोलॉजी में इसमें बात की जाती है, बट इनका भी बड़ा डायरेक्ट इम्पैक्ट है आपकी बीमारी और ठीक होने के में कोरिलेशन बहुत बहुत ज़बरदस्त है। डॉक्टर साहब, हम स्ट्रोक्स की बात कर रहे थे, लकवे की बात कर रहे थे। सबसे पहले तो लकवा होता कैसे है और हम क्या कर सकते हैं एवरीडे लाइफ में कि हमें लकवा ना हो, स्ट्रोक ना हो? देखिए, लकवा का मतलब होता है सडनली अगर ब्रेन की ब्लड सप्लाई बंद हो जाए, उसके दो, या तो आर्टरी बंद हो जाए या वो वहाँ से रप्चर हो जाए तो ब्लीडिंग हो जाए। दो कारण से लकवा होता है, या तो आर्टरी बंद हो सकती है या ब्लीडिंग हो सकता है, जिसको बोलते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक एंड हेमरेजिक स्ट्रोक। ये मेजर दो तरीके से ब्रेन का फंक्शन रुकता है। तो अगर जो किसी, मैंने हमने पहले ही बताया कि जिस हिस्से में ब्रेन की अगर जो ब्लड सप्लाई बंद होगी, उसका फंक्शन अफेक्टेड होगा। अगर जो मेरा हाथ का एरिया अफेक्टेड है तो मेरा हाथ नहीं चलेगा। कॉमन हमने बताया कि एक साइड का हाथ या पैर लग चलना बंद हो जाता है, और उसमें जो है आवाज़, अगर लेफ्ट साइड का ब्रेन अफेक्ट हुआ है तो आवाज़ भी जाएगी, और राइट साइड का ब्रेन हुआ है तो आवाज़ जो है रिलेटिवली प्रिजर्व हो सकती है। डॉक्टर साहब, स्ट्रोक के सबसे बड़े कारण क्या होते हैं? एज इज द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर। ज़्यादा उम्र के साथ लकवा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरे होते हैं मॉडिफाइबल, कि आपका ब्लड प्रेशर है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, डायबिटीज है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, स्मोकिंग जिसको आप बंद करके अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, और कोलेस्ट्रॉल। आप कोलेस्ट्रॉल को अपनी डाइट से, एक्सरसाइज से कम कर सकते हैं। ये चार मेजर फैक्टर हैं जो कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, जिसको आप, अब एक स्नोरिंग को भी बड़ा अच्छा रिस्क फैक्टर मानते हैं। जब मैं स्टूडेंट था तो हम सोचे स्नोरिंग में क्या बड़ी बात है, पर अभी इतना एविडेंस है कि स्नोरिंग, जो लोग खर्राटे लेते हैं, रात भर खर्राटे लेते हैं, खर्राटे का मतलब है कि आप प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर रहे हैं, तो ब्रेन का ऑक्सीजनेशन नहीं हो रहा है। इसलिए मतलब हर 5 सेकंड में, 3 सेकंड में, 20 सेकंड में आप खड़ जग रहे हैं, तो ब्रेन सो ही नहीं रहा एक तरह का। इसको भी एक रिस्क फैक्टर मानते हैं हम। और भगवान न करे, मैंने जैसे कि अभी पहले भी बताया कि अगर जो किसी को भी डाउट हो रहा है कि लकवा हो रहा है, जिसके 4-5 सिम्टम, उसको बोलते हैं फास्ट, FAST। या तो F इज फेस, अगर आपका फेस चल रहा है। दूसरा है आर्म, आर्म का मतलब हाथ या पैर, अगर आप देखें कि आपका पैर सस्टेन नहीं कर पा रहे, मतलब वीक हो रहा है। तो ऐसे स्पीच, अगर आपकी आवाज़ खराब हो रही है। टी टाइम, टी को इसलिए रखा है, टी के टाइम, ब्रेन इज टाइम, तो आपको एक्ट बहुत फास्ट करना है। विद इन 3 आवर्स इफ यू रीच हॉस्पिटल, तो हम एक दवा होती है जिसको हम ब्लड क्लॉट डिजोल्व करके उसको, उसके होने वाले डैमेज से हम बचा सकते हैं। लकवा किसी भी एज में हो सकता है, पर जो उम्र के साथ लकवा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपने कुछ ऐसे फैक्टर्स बताए जो हम जिन पे काम नहीं कर सकते, मतलब एजिंग तो नेचुरल आप प्रोसेस है, वो चेंज नहीं कर होगा। सकते। मेल जेंडर है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। उनमें ज़्यादा स्ट्रोक होता है जी, मेल जेंडर्स में। जिनको पहले लकवा हो चुका है उनको लकवा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इस फैक्टर को आप चेंज नहीं कर सकते। और मॉडिफिएबल फैक्टर्स में आपका स्मोकिंग है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स क्या हैं। डॉक्टर साहब, स्नोरिंग जो आपने बताया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे सुन के, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल अराउंड द वर्ल्ड जब वो सोते हैं तो स्नोरिंग तो बड़ा एक नेचुरल प्रोसेस की तरह हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा एक रीसेंट स्टडीज में एक फैक्टर बन गया है तो मैं लकवे आपसे का। पूछूंगा, किसी छोटे बच्चे को आपने स्नोरिंग करते देखा? नहीं, तो नहीं छोटे करते। बच्चे को नहीं देखा तो है। विद एज हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज होता है, वी स्टार्ट स्नोरिंग। उसका सबसे बड़ा कारण है ओबेसिटी। जिनका वेट ज़्यादा होता है वो ज़्यादा स्नोर करते हैं। तो स्नोरिंग को हम इसलिए मानते हैं कि उससे आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल हो जाता है, आपकी डायबिटीज अनकंट्रोल हो जाती है, आपका ब्रेन फंक्शन, रात में हम क्यों सोते हैं? जिससे कि ब्रेन रिलैक्स हो। जब ब्रेन रिलैक्स होता है तो मेमोरी क्रिएट करता है, जो आपने सीखा है वो उसको मेमोराइज करता है और उसको स्टोर करता है। वो कि नहीं होता है, इसलिए लोगों की मेमोरी खराब होने लगती है। जब आप रात में नहीं सोते तो आपको दिन में नींद आती है, जिसको बोलते हैं एक्सेसिव डेटा स्लीपीनेस। तो रात की नींद तो खराब हो गई, दिन की भी खराब हो रही है। आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल हो गया तो आपके सारे रिस्क फैक्टर बढ़ गए, हार्ट अटैक के, ब्रेन अटैक के। डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही, क्योंकि आपका वो, आप जब रिलैक्स होके सारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म सेटल होना थे, आप एक्टिव हैं। तो अब हम स्नोरिंग को या खर्राटों को हम बड़ा सीरियस मानते हैं, और उसको ठीक करने का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप पहले अपना वेट कम करिए। डॉक्टर आपको जो भी कहें वो जरूर मानिए, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन स्नोरिंग का है वेट। फिर अब ये देखिए कि किस पोस्चर में आपको स्नोरिंग कम होता है, आप अपनी पोस्चर चेंज कर सकते हैं। अब मशीन आती है जिससे कि वो आपको बॉडी को ऑक्सीजन दे के एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दे सकती हैं, वो जरूर पड़ी तो वो लगा के सोइए, जिससे आपका ये सारे साइड इफेक्ट से आप बच सकते हैं। बट स्नोरिंग को भी सीरियसली एज अ प्रॉब्लम लेना चाहिए हमें।
और अपने वेट गेन ओबेसिटी को तो लेना ही चाहिए। वो तो आई थिंक पिछले 10-15 सालों में काफ़ी अवेयरनेस आ गई है। हालाँकि मुझे नॉलेज का जो ट्रांसलेशन है इन ट्रांसफॉर्मेशन कम दिखाई दे रहा है। मतलब नॉलेज इज़ नॉट लीडिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन। हमें पता है दैट वी आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट ओबीज़ कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, लेकिन फिर भी हम शायद ज़्यादा एक्शन वहाँ पे ले नहीं पा रहे हैं। तो आई होप इस एपिसोड से भी कुछ फ़र्क हो वहाँ पे और कुछ लोगों को समझ आए कि किस तरीके से ये सब फैक्टर्स इतने ज़्यादा क्रूशियल हैं। तो आई थिंक हम सभी को इसमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, हम ब्रेन की बीमारियों के बारे में आज बात कर रहे हैं, ब्रेन की हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। एक और जो ब्रेन का के बारे में न्यूज़ आती थी पहले कि गोभी मत खाओ, उसमें कीड़ा होता है जो दिमाग में घुस जाता है और आपको दिमाग में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये कौन-सा कीड़ा है जो दिमाग में घुस जाता है और ये क्या होता है? कीड़ा दिमाग में कैसे काम करता है? देखिए, इसको बोलते हैं सिस्टिसर्कोसिस। ये एक तरह का लार्वा होता है और ये हमारे पेट में जो है साफ सुथरी सब्जियां नहीं खाने से होता है। उसमें पत्ता गोभी सबसे बदनाम ज़्यादा हो गई है। लेकिन जिन खेतों में मैन्योर डालते हैं या जो गंदी खाद डालते हैं जिसमें ये कीड़े होते हैं, वो उससे हमारे पेट में चले जाते हैं। दूसरे जानवरों में जाते हैं तो वो रिसाइकिल हो जाते हैं, तो उनको इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन ह्यूमन इज अ डेड एंड फॉर दिस सिस्टिक सर्कोसिस। मतलब हमारी जब बॉडी में जाएगा तो वो हमारी बॉडी में ही रहेगा, आगे उसका साइकिल नहीं चलेगा। अच्छा, वो कीड़ा मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा? नहीं, मल्टीप्लाई होगा लेकिन हमारी बॉडी में ही रहेगा। तो उससे अच्छा। क्या होता है, जब वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है तो ब्लड के थ्रू अलग अलग पार्ट ऑफ बॉडी में चला जाता है। तो प्रैक्टिकली एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी कैन हैव सिस्ट। वो स्किन में भी हो सकते हैं, आंख में भी हो सकते हैं, जीभ में भी हो सकते हैं, मसल में भी हो सकते हैं, लंग में भी हो सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो आपने बताया कि जब ब्रेन में चला जाता है, तो मैंने आपको बताया कि ब्रेन में अगर जो कुछ भी इलेक्ट्रिकल एब्नॉर्मलिटी हुई तो एपिलेप्सी का दौरा पड़ जाएगा। तो अब वो सिस्टिक सर्कोसिस गया तो उसने इलेक्ट्रिकल एब्नॉर्मलिटी पैदा कर दी तो दौरा पड़ गया। ब्रेन में ट्यूमर होगा तो उससे दौरा पड़ सकता है, इन्फेक्शन होगा तो और दौरा पड़ सकता ये है। कीड़ा ये तीनों चीज़ें कर सकता है? नहीं, कीड़ा से तो दौरे पड़ते हैं कॉमनली। अच्छा। मगर तो दौरे तो चाहे ट्यूमर से भी पड़ सकते हैं, इन्फेक्शन से भी पड़ सकते हैं, ट्रॉमा होने से भी पड़ सकते हैं, तो किसी से भी दौरे पड़ सकते हैं। तो सिस्टिक सर्कोसिस एक इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ये बड़ा एक कॉमन कॉज। आज से 20 साल पहले जब मैं एम्स में मेडिकल स्टूडेंट था, तो एवरी डे 5 से 10 पेशेंट आते थे जो इस कारण से आते थे। अब हेल्थ अवेयरनेस इंप्रूव हो गया है, हेल्थ हाइजीन इंप्रूव हो गया है, तो अब ये नंबर बहुत कम हो गया है। तो ये अच्छी बात है। तो ये जो होता है वो हम बोलते हैं ब्रेन में कीड़ा चला गया। इसलिए धारणा ये बन गई कि ब्रेन में कीड़ा चला गया। ये एक्चुअली वो सिस्ट होता है जो ब्रेन में चला जाता है और वो दौरे प्रोड्यूस करता है। तो इसको ठीक करने का क्या तरीका है? उसका क्योंकि ठीक करने का, ब्रेन में जब वो सिस्ट चला जाता है, जब वो मरने लगता है तभी दौरे होते हैं, क्योंकि वो ब्रेन के चारों ओर इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका, डॉक्टर से बात करिए, वो आपको कुछ दवा की दवा देंगे, कुछ टाइम के लिए आपको खानी पड़ेगी। जरूरत पड़ेगी तो कीड़े मारने की दवा देंगे या ब्रेन की स्वेलिंग कम करने की दवा देंगे। और आगे से खाने पीने का ध्यान रखें। तो जो हम बाहर जो खाते हैं उसका देखिए कि कितना हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड फूड है। जो खाना तला हुआ है, जो खाना भुना हुआ है, वो सेफ है, कि उसमें कोई भी तरह का कीटाणु उससे बच ही नहीं सकता है। अगर आपने खाने को माइक्रोवेव कर दिया तो 800 से 1000 डिग्री का टेम्परेचर होता है, वो 30 सेकंड में बच ही नहीं सकता है। तो ये एक सेफ्टी मेथड है। तो कुक्ड जो फूड होते हैं, इसीलिए शायद आजकल सैलेड्स को थोड़ा डिस्करेज कर रहे हैं कि आप वार्म सैलेड खा लीजिए या थोड़ा स्टीम सैलेड खा लीजिए, लेकिन यस, रॉ मत खाइए, क्योंकि करेक्ट। ऐसा भी कहा जा रहा है कि कितना भी हम उनको धो लें, हम उसको पूरी तरह से साफ नहीं नहीं, कर वो तो सकते। माइक्रोस्कोपिक होता है ना, आप उसको हुँ, प्रैक्टिकली साफ कर ही नहीं सकते। हुँ, इसलिए बस सैलेड खाने का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर यही है। हुँ। तो आई थिंक जितने लोग सैलेड खाते हैं आजकल, वेट लॉस एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सैलेड्स जो हैं तरह-तरह के लोग बना रहे हैं, बहुत फैंसी रेसिपीज़, हम जो रील्स की बात कर रहे थे उनमें आए दिन चलती रहती हैं। हम्म। तो आई थिंक वहाँ पे भी लोगों को अवेयर होने की ज़रूरत है कि सैलेड्स और जूसेस को थोड़ा-सा हम स्टीम कर लें या वार्म खा लें तो शायद बेटर होगा। वुड यू रिकमेंड कि वेजिटेबल सूप इज़ बेटर देन वेजिटेबल जूसेस? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि सूप तो हम उबाल देते हैं। तो करीब 200-250 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है तो वो तो सेफ हो जाए, उसमें कोई भी किसी भी तरह का बैक्टीरिया, वायरस, फंगस कुछ भी बच नहीं सकता है, इंक्लूडिंग सिस्टिक सर्कोसिस। डॉक्टर साहब, हम जो बहुत सारी बात कर रहे हैं ब्रेन हेल्थ के डिसऑर्डर से रिलेटेड, उसमें जेनेटिक जो वर्ड है वो बार-बार कॉमन आ रहा है। तो जीन्स का अगर इतना ज़्यादा रोल है तो हमारे हाथ में क्या है? क्योंकि जीन तो आपके डिसाइड हो गए जब आप पैदा हो गए, जिस ब्लड लाइन में आप हो, जो फैमिली ट्री में आप हो, तो हमारे हाथ में क्या है? मुझे कुछ एक्शनेबल इनसाइट्स दीजिए जो मैं आज अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव कर सकूँ और इन सब से नहीं, बच आप सकूँ। अपने जीन्स को खुद चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अब बहुत सारे मेथड ऐसे आ रहे हैं, जैसे एग्जांपल दें कि एनिमल एक्सपेरिमेंट में आपको एग्जांपल समझाता हूँ कि मालूम पड़ा एक डिसऑर्डर वाला वो सेल है। नाउ यू कैन चेंज द जेनेटिक्स, उसके कुछ कंपोनेंट को आप मॉडिफाई कर सकते हो। ये बड़ा नेसेंट स्टेज में है, हो सकता है 20 से 30 साल 40 साल बाद ह्यूमन में भी आ जाए ये। बहुत सारे डिसऑर्डर हैं जिसमें बोलते हैं जीन थेरेपी। वो कैसे करते हैं, हम कुछ दवाइयां देते हैं जो जीन को मॉडिफाई कर देता है, वो भी काम करती हैं।
अभी टारगेटेड जीन थेरेपी कैसे आ रहा है कि हम जैसे ब्रेन ट्यूमर है, उस ब्रेन ट्यूमर का हम जेनेटिक्स करते हैं कि इसमें ये पर्टिकुलर जीन डिफेक्ट है, उसको ठीक करने के लिए दवा देते हैं। तो जीन इज द सीक्रेट ऑफ एवरीथिंग। हर हर किसी आदमी को एक ही घर में एक को एक टाइप का इन्फेक्शन हो रहा है, दूसरे को नहीं हो रहा है। दैट मे बी जीन्स रिलेटेड, ही इज प्रोन टू इट, अदर पर्सन इज नॉट। डॉक्टर साहब, अब इस पॉडकास्ट के लास्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं, जो मैं अपने सभी गेस्ट से पूछती हूँ, जो कि उनकी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस मैं पूछना चाहती हूँ उनसे। आप क्योंकि ब्रेन हेल्थ में आप न्यूरोलॉजिस्ट हैं, तो व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ अ सक्सेसफुली फंक्शनिंग ब्रेन? एंड अगर आप वहाँ पे मुझे कुछ 3-4 टिप्स भी दे पाएँ कि कैसे मैं अपनी ब्रेन फंक्शनैलिटी को एनहांस करने की कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकती हूँ? देखिए, ब्रेन के तो बहुत सारे फंक्शन हैं। कॉमन जो आप बात करें वो इंटेलेक्ट से रिलेटेड है शायद, कि आप कैसे इंटेलिजेंट बने या कैसे, उसका तो एक ही सीक्रेट है, मेहनत करिए, मेहनत करिए और मेहनत करिए। उसका दूसरा कोई तरीका नहीं है। और जो मेहनत करता है वो लाइफ में आगे बढ़ जाता है। दूसरा, ब्रेन का काम इमोशन भी है। तो आप इमोशनली कैसे स्टेबल रह सकते हैं, ये आपके ब्रॉटअप पे भी डिपेंड करता है कि आपके घर का एनवायरनमेंट कैसा था, आपका पेरेंटिंग कैसा था, आप किस टाइप के स्कूल में पढ़े थे, आपके पीयर कैसे थे, आप एक दूसरे को ट्रीट कैसे करते हैं। ये भी तो ब्रेन का फंक्शन है कि आपकी पर्सनालिटी कैसे डेवलप होगी। पर्सनालिटी कैसे डेवलप होती है, जो आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, और हाउ यू रिएक्ट टू द एनवायरनमेंट। आप अपने दोस्तों से कैसे बात करते हैं, जनरल पब्लिक से कैसे बात करते हैं, अनफेमिलियर सर्कमस्टेंसेस में, क्या ये आपकी पर्सनालिटी पे ये डिपेंड करता है हाउ यू हैव बीन ब्रॉट अप। उसका एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ। चाइना में जब एक बच्चे का नॉर्म हुआ तो देयर इज समथिंग कॉल्ड लास्ट एम्परर सिंड्रोम। वो क्या होता था, घर में एक ही बच्चा होता है, ये इंडिया में भी हो रहा है। वो एक बच्चा एम्परर की तरह पाला जाता है, ही इज द लास्ट एम्परर, द एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम, ही डज नॉट नो अबाउट शेयरिंग एंड केयरिंग। पेरेंट्स का सारा अटेंशन उसकी तरफ है, सारे घर की चीज उसके लिए है, सब चीजें उसके अराउंड दौड़ती हैं। ये बच्चा जब क्लास में जाता है, ही डजंट वांट टू शेयर। एंटाइटल्ड फील करता है। हाँ, और ये बड़ा कॉमन है। आज ही मैं एक पेशेंट से बात कर, बोले सर हमारे बच्चे के साथ यही तो हो रहा है कि वो बड़ा हो रहा है, हम देखते हैं वो तो हमसे भी शेयर नहीं करता। तो ये दो बच्चे की जो थ्योरी है बुरी नहीं है। जब दूसरा बच्चा आता है, पहली बात तो दूसरे बच्चे को पहले वाला बच्चा जो सिखाता है, जो माँ बाप सिखा ही नहीं सकते, इतना बढ़िया लर्निंग होता है। दे लर्न टू शेयर एंड केयर। सिबलिंग टू सिबलिंग मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बॉन्डिंग जो होती है वो दो भाई बहनों में होती है। इससे बढ़िया बॉन्डिंग मुझे लगता नहीं किसी रिश्ते में होती होगी। माँ बच्चे से भी ज्यादा वो भाई बहन की बॉन्डिंग देखिए आप। माँ बच्चे की भी बॉन्डिंग चेंज हो जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो शेयरिंग केयरिंग कैसे आया, क्योंकि साथ में रहा, सब कुछ शेयर किया, उससे सीख रहा है। तो जो पेरेंट्स सोचते हैं कि एक बच्चे को बड़ी मुश्किल है पालना, उनके लिए मैं मैसेज दूंगा कि दूसरा बच्चा तो आपकी 50% कॉस्ट में, 50% एफर्ट में पलेगा। वो जो आपका बड़ा बच्चा है वो उसको पाल देगा, वो बहुत। लेकिन दोनों बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट बहुत डिफरेंट होगा। एंड बड़ा बच्चा छोटे बच्चों को इतनी चीज सिखाएगा तो एजुकेशन विल बी डिफरेंट। तो उस बात को हमेशा हमको ध्यान रखना डॉक्टर चाहिए। साहब, आपने जो इमोशनल ब्रेन की बात की और इमोशनली कैसे वो बच्चा बड़ा हो रहा है, कैसे वर्ल्ड से रिलेट कर रहा है, कैसे वो अपने आप को समझ रहा है, कैसे डिफिकल्टीज से जूझ रहा है, ये सारी बातें हम इस पॉडकास्ट पे करते हैं द जर्नी विद इन। इसका नाम ही द जर्नी विद इन इसलिए कि आप अपने आप से कनेक्ट कर सको और ढूंढ सको कि कौन सा वो दरवाज़ा या खिड़की है जहाँ से आप खुद से बेटर कनेक्ट करके अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव शिफ्ट, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सके। आज आपने जो इतनी सारी खूबसूरत बातें यहाँ शेयर की, यू शेयर्ड सम रियली वंडरफुल इनसाइट्स एज वेल, जो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स को भी नहीं पता होंगे। तो आई एम श्योर यू व्यूअर्स विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस एपिसोड। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी ऑन द जर्नी विद इन पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज एपिसोड। आज के एपिसोड में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल जो अनआंसर्ड रह गए हैं वो भी ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम अगले एपिसोड्स में उन क्वेश्चंस को ले सकें। थैंक यू अगेन एंड डू शेयर दिस एपिसोड विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।